नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे अमेंडमेंट बिल के बारे में। फॉरेस्ट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जो इसी साल मार्च के 2023 में ही पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023। ये 29 मार्च 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये असाइन कर दिया गया है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पब्लिक से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कमेंट्स इनवाइट किए हैं। इस पे आपका कोई एतराज़ है तो आप बताइए। तो इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट बिल में केंद्रीय सरकार कुछ चाहती है, कुछ पर्पज़ हैं जिसके कारण से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके माध्यम से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इस बिल में मेंशन्ड हैं जिनके लिए अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अगर आप कुछ फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती है कोई यूजर एजेंसी, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, जिसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की दरकार नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसके परव्यू से बाहर कर दी गई है, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ तुरंत और फिर इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023। इज इट ए राइट स्टेप टुवर्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ये आज का चर्चा का या डिस्कशन का विषय रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि सर्टेन एक्टिविटीज़ हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जहां नॉन फॉरेस्ट्री के लिस्ट से वो बाहर कर दी गई है, जिसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की दरकार नहीं रहेगी। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो 5 तो मैंने मेंशन की हुई है। जैसे कि नंबर 1 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जू एंड सफारीज एज रेफर्ड टू इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 owned by government or any other authority in forest areas other than protected areas। तो इसको समझते हैं। यानी कि जू और सफारीज अगर सरकार फॉरेस्ट एरिया में एस्टेब्लिश करती है, प्रोवाइडेड वो फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत न आता हो। प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये प्रोटेक्टेड एरियाज माने गए हैं भारत में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मोटे प्रिसाइजली स्पीकिंग, मोटे तौर से देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि उसका नोटिफिकेशन का तरीका अलग है, पर चलो बायोस्फीयर रिजर्व को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो इन एरियाज को छोड़ के बाकी जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो या और कोई नोटिफाइड फॉरेस्ट हो, उसमें अब जू एंड सफारी एस्टेब्लिश की जा सकेंगी। इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अप्रूवल की दरकार नहीं पड़ेगी। दूसरा है इको टूरिज्म फैसिलिटीज इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान, टाइगर कंजर्वेशन प्लान और वर्किंग स्कीम ऑफ दैट एरिया। यानी कि इको टूरिज्म फैसिलिटीज भी अब ओपन की जा सकेंगी फॉर पब्लिक अगर उनका मेंशन किया गया है फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, जो कि 10 साल के लिए लिखी जाती है हर एक फॉरेस्ट डिवीजन के लिए, या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान में उसका मेंशन किया गया है,
या टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जो कि टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में 53 के आसपास, उसमें उसका मेंशन किया गया है। या वर्किंग स्कीम, उस एरिया की वर्किंग स्कीम होती है जहां नोटिफाइड फॉरेस्ट ना हो, अनक्लास्ड फॉरेस्ट के लिए वर्किंग स्कीम बनाई जाती है। तो अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ का, तो वो इको टूरिज्म फैसिलिटी भी खोली जा सकेंगी। तीसरा है अप टू 0.1 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड अलोंग रेल लाइन और पब्लिक रोड। देखिए, सड़क के किनारे जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, पतली सी स्ट्रिप होती है जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज रहते हैं जनरली सड़क के दोनों तरफ, तो उसमें 0.1 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट लैंड ली जा सकेगी यूजर एजेंसी के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई रोड बनानी है दूसरी तरफ जाने के लिए, फॉर गोइंग टू सम पेट्रोल पंप और फॉर गोइंग टू सम अदर इंस्टीट्यूट, तो उस केस में भी परमिशन की दरकार नहीं रहेगी। चौथा है लैंड विद इन 100 किलोमीटर अलॉन्ग एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट। तो ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। चाइना बॉर्डर, चाइना हम सब जानते हैं कि बहुत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अपने एरिया में, और भारत इसमें काफ़ी पिछड़ रहा था। तो भारत सरकार बहुत सारी रोड डेवलप कर रही है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इस एक्ट के कारण काफ़ी डिले हो रहा था, तो इसलिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस को इससे बाहर कर दिया गया है। हालांकि इससे बहुत फॉरेस्ट एरिया प्रभावित होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि भाई डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिले हो रहा था, इसलिए इस काम को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से दूर कीजिए। ज़्यादा एम्फेसिस सिक्योरिटी पे रहना चाहिए। ठीक भी है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। तो हालांकि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है, पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे जंगलों का बहुत नुकसान होगा, लेकिन देखिए देश की सुरक्षा अहम है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, पर्यावरण रहेगा। तो मेरे विचार से तो ये ठीक है। डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए इतना एरिया, इतना डिस्टेंस में ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अप्रूवल की। तो पांचवा है लैंड अप टू 10 हेक्टेयर फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए चाइना के बॉर्डर पे है, सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। वहाँ कोई अम्यूनिशन डिपो बनाना चाहती है हमारी मिलिट्री, तो उसके लिए 10 हेक्टेयर अगर मान लीजिए लैंड लगती है, तो इस तरह के वहाँ पर भी इसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 हेक्टेयर तक लैंड दी जा सकती है जंगल में। या कोई फायरिंग रेंज बनाना है मान लीजिए, तो सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है अदर देन रोड। तो ये तो मैंने खुद देखा है अरुणाचल प्रदेश में। 2014 और 15 में मैं खुद नोडल ऑफिसर था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में टिपिकल प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं, दे आर नॉट नोटिफाइड, दे आर अनक्लासिफाइड, और मेनली वो कम्युनिटी ओरिएंटेड फॉरेस्ट हैं, कम्युनिटी ओन्ड है। तो लोकल ट्राइबल्स उनके ऊपर अपना हक जताते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई डाइवर्जन प्रपोजल आता था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, मिलिट्री वाले लेकर के आते थे, डिफेंस वाले हमारे ऑफिस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, तो एक एनपीवी एक अमाउंट है, वन टाइम अमाउंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट एरिया विच इज़ बीइंग डाइवर्टेड। और ये एनपीवी काफ़ी हाई अमाउंट है। अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया अरुणाचल प्रदेश का, तो ये है करीबन 15 लाख रुपया पर हेक्टेयर। और मान लीजिए 10 हेक्टेयर लैंड वो मांग रहे हैं किसी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इट अमाउंट टू 1.5 करोड़। तो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे वो कहते थे ये अमाउंट हमें डिपॉजिट कराइए, ये हमारे कम्युनिटी के अकाउंट में आना चाहिए 1.5 करोड़।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता था कि एक्ट में ये लिखा गया है कि यूजर एजेंसी हैज टू डिपॉजिट दिस एनपीवी अमाउंट इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कैंपा अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कई दफ़े ये हुआ है कि डिफेंस वालों को, डिफेंस मिनिस्ट्री को दोनों जगह अमाउंट जमा कराना पड़ा। वो कम्युनिटी वालों के यहाँ भी जमा कराना पड़ा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ भी जमा कराना पड़ा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने कहा कि ये 10 हेक्टेयर एरिया को एग्जम्प्ट कीजिए ताकि इसका झमेला ख़त्म हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जू एंड सफारीज इन फॉरेस्ट एरियाज। देखिए, जहाँ तक जूज की बात है, जूज वी ऑल नो व्हाट इज जू। इट इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ जूलॉजिकल गार्डन। और जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है? इट इज़ ए प्लेस वेयर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी or they are caged in, they are put in cages so that people can watch them, people can observe them from a close distance। तो ये हो गया जू का कंसेप्ट। और मेनली जो मॉडर्न जूज हैं उनके ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं कि उनको स्थापित क्यों किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है, गोल है एनिमल वेलफेयर। देखिए, एनिमल वेलफेयर ये एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, आप टीवी में बहुत देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे भी बहुत खबरें आती हैं, पिक्चर्स आती हैं कि लेपर्ड, तेंदुआ जो है अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, पेरी अर्बन एरियाज में बहुत पाए जा रहे हैं, जो जंगल से निकल के ह्यूमन आबादी एरिया में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, उनका खाने पीने का सामान वहाँ ख़त्म हो रहा है। हमारे ही वजह से, ह्यूमन प्रॉब्लम्स की वजह से आबादी बढ़ती जा रही है लोगों की, जंगल एनक्रोच होते जा रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेगी? तो वो लेपर्ड जो हैं, वो हाइनाज, लेपर्ड, ये बाहर आ जाते हैं, आबादी एरिया में आ जाते हैं। वहाँ वो कैप्चर कर लिए जाते हैं वन विभाग के द्वारा। हो हल्ला होता है, पिंजरा लगाया जाता है, 2-3 दिन के बाद उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस में बहुत इंजर्ड भी हो जाते हैं लेपर्ड्स या तेंदुए। तो इंजर्ड हालत में उनको जू में लाया जाता है, जहाँ पे रेस्क्यू सेंटर्स भी होते हैं। बहुत सारे जू में रेस्क्यू सेंटर भी उनको डिक्लेयर किया गया। तो रेस्क्यू सेंटर में फिर उनका इलाज होता है लेपर्ड्स का, और कुछ बहुत की चीज़ में वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, उनकी केयर की जाती है, उन्हें दवा मेडिसिन दी जाती है, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशनल वेटनरी केयर की जाती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी की जाती हैं, उनकी हेल्थ की देखभाल की जाती है, और वो जब फिट हो जाते हैं तो देन दे आर अगेन रिलीज्ड इनटू वाइल्ड एरियाज। तो ये एक एग्जांपल है एनिमल वेलफेयर। ये एक जू एंड रेस्क्यू सेंटर का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को भी आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा वल्चर, गिद्ध, ये बहुत कम पाए जाते हैं। पहले 2-3 दशक से पहले मुझे याद है कि कोई सड़क के किनारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी मर जाती थी, या किसी गांव में कोई इसका गाय, भैंस मरी हुई पाई जाती थी किसी कारण से, तो बहुत सारे गिद्ध आ जाते थे। वल्चर्स वर विजिबल इन लार्ज एरिया, लार्ज नंबर्स। और आजकल वल्चर आते नहीं हैं, वल्चर खत्म हो गए बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और रीजन्स भी हमारे द्वारा ही पैदा किए गए हैं। तो वल्चर्स का ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीडिंग ऑफ वल्चर्स इन कैप्टिविटी, ये एक भारत सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो ये एनिमल कंजर्वेशन, बर्ड कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। वल्चर्स की ब्रीडिंग की जाती है कैप्टिविटी में, और फिर उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वाइल्ड एरिया में, उनको छोड़ दिया जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का, एनिमल कंजर्वेशन और बर्ड कंजर्वेशन। तो इसी तरह कंजर्वेशन ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जो रेवेन्यू मिलता है जू से या सफारी से, उस रेवेन्यू को भी फर्दर कंजर्वेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है या गोल है मॉडर्न जूज का, एजुकेटिंग पब्लिक।
ये बड़ा कॉमन है कि भाई पब्लिक को बताया जाए कि वाइल्ड लाइफ के प्रति हमारी क्या क्या हमारे ख्याल होने चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, और पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई टाइगर कैसा होता है, लॉयन कैसा होता है, या हाइना कैसा होता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेटिंग पब्लिक कि हमारे दया का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए टुवर्ड वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो दिस इज ऑल अचीव्ड बाई विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न यूज। चौथा नंबर पे आती है रिसर्च। तो जू में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं रिसर्च के। जैसे एक रिसर्च का एस्पेक्ट हो सकता है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि व्हाट इज द एनिमल बिहेवियर इन केज्ड पोजीशन, केज्ड सिचुएशन में। व्हाट इज द विजिटर्स बिहेवियर, विजिटर बिहेवियर, जब थोड़े विजिटर हों तो एनिमल का कैसा बिहेवियर रहेगा, और जब लार्ज विजिटर्स आ जाते हैं ड्यूरिंग वीकेंड तब एनिमल का बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये भी एक रिसर्च का एस्पेक्ट है। इसी तरह और बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, वेटनरी केयर का है, एनिमल हेल्थ का है, एनिमल ट्रेनिंग का है। तो बहुत सारे रिसर्च के एस्पेक्ट हैं। तो लास्ट जू गोल है मॉडर्न जू का एंटरटेनमेंट। तो लोग ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। जू अथॉरिटी जो हैं दे प्लेस मेजर एम्फेसिस ऑन फर्स्ट फोर गोल्स, बट मेजॉरिटी ऑफ विजिटर्स कम फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। तो अब आते हैं जू और सफारी रिलेटेड एग्जाम्पन को लेकर के। क्योंकि सरकार का कहना है कि फॉरेस्ट एरियाज में अब जू और सफारी धड़ल्ले से खोले जा सकेंगे। मेरा मानना है कि इससे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बढ़ेगा और हम इसको वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को और बर्बाद करेंगे। अगर जू एंड सफारीज को आप फॉरेस्ट एरियाज में इस तरह से खोलेंगे तो ये कोई वेलकम स्टेप नहीं है। क्यों? अगर आपने जू एस्टेब्लिश किया तो उसके लिए आपको नई सड़कें बनानी पड़ेंगी, वहाँ जाने के लिए पावर लाइन बनानी पड़ेंगी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, व्हीकुलर ट्रैफिक व्हीकुलर ट्रैफिक आपको वहाँ जाने के लिए वो बढ़ेगा, और आपके ढाबा खुलेंगे, होटल खुलेंगे, रिजॉर्ट्स खुलेंगे। तो इस तरह से आपका ह्यूमन एनक्रोचमेंट आपका बढ़ेगा, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को ही बढ़ावा मिलेगा। तो ये ऐसा मेरा मानना है। और एक और प्रॉब्लम आएगी, स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेज। तो जूनोटिक डिसीज कहते हैं एक किस्म के इन्फेक्शन विच स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल थ्रू वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंजाई। इस तरह की जूनोटिक डिसीजेज बढ़ेंगी, उसका चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और जो कोविड-19 जो सारे वर्ल्ड ने फेस किया चाइना की मेहरबानी से, वो भी एक किस्म की जूनोटिक डिसीज थी। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो जूनोटिक डिसीज थी विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट्स, जो कि चमगादड़ों की वजह से चाइना से, जो वुहान की वेट मार्केट थी वहाँ से फैली थी। ये भी एक धारणा है जो कि गलत नहीं हो सकती। सही रीजन तो हालांकि चाइना ने आज तक नहीं बताया है वर्ल्ड को। तो कहने का अर्थ है कि कोविड-19 भी एक जूनोटिक डिसीज थी। तो इस तरह की डिसीजेज और भी फैल सकती हैं और स्ट्रॉन्गर रेट पे फैलेंगी, फास्टर पेस पे फैलेंगी अगर इस तरह के जू हम और खोलते जाएंगे फॉरेस्ट एरियाज में। रादर नीड ऑफ द आवर इज टू गो फॉर रिसर्च सेंटर। हमें रिसर्च सेंटर पे जोर देना चाहिए रादर देन जू एंड सफारी। इस पे और रिसर्च करिए, एनिमल बिहेवियर पे, या फिर एनिमल के और एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें अपने आप को फोर्टिफाई हमें करना चाहिए रादर देन ओपनिंग ऑफ जूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। और जितने जू और सफारी कंट्रीज में ऑलरेडी हैं, आज की डेट में देखो जू को रेगुलेट कौन करता है कंट्रीज में? सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी इन मिनिस्ट्री, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके अनुसार 150 से ज़्यादा हमारे पास जू हैं जो कि वेरीफाइड हैं, और वेरीफाइड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी ने परमिशन दी हुई है। तो ये जितने जू हैं हमारे पास,
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको यूटिलाइज कीजिए फॉर रिसर्च सेंटर्स, या उसी को यूटिलाइज कीजिए फॉर अचीविंग वेरियस गोल्स, मेजर गोल जो मैंने आपको बताए लास्ट स्लाइड में, रादर देन ओपनिंग न्यू जूज। ये मेरा मानना है। और एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन जू एनिमल्स आर वाइडली रिपोर्टेड इन रिसर्च जर्नल्स। जो रिसर्च स्टडीज़ हैं हमारे पास, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, उसमें ये एडवर्स इम्पैक्ट बहुत सारे रिपोर्ट किए गए हैं। देयर फोर, और क्यों, मैनी स्टडीज हैव शोन दैट द जू विजिटर्स इंड्यूस स्ट्रेस ऑन जू एनिमल्स। उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत रहता है, जो कि हमें मिनिमाइज करना चाहिए। वो भी एक जीवित प्राणी हैं, उनको भी जीने का हक है इस धरती पे। देयर फोर, और प्रॉब्लम क्या है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, यानी कि अबनॉर्मल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। किस तरह का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, जैसे कि हेड रोलिंग, आपने देखा होगा एलिफेंट जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, या और कोई जानवर भी आपका स्ट्रेस में रहता है तो हेड रोलिंग करता रहता है, हेड बबलिंग, इस तरह से। और एक्सट्रीम लिकिंग, वो चाटता रहेगा अपने पैरों को या किसी और पार्ट को, बॉडी को, एक्सट्रीम लिकिंग। हेयर पुलिंग, आउटलाइन स्विमिंग, अगर स्विमिंग के लिए वो को शौक है तो वो आउटलाइन स्विमिंग करता रहेगा, उसी एक चक्कर लगाता रहेगा। तो इस तरह के स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर बहुत बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मल बिहेवियर, अब नॉर्मलिटी इसके जानवरों में बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी है। तो देयर फोर नंबर ऑफ जूज हैव टू बी मिनिमाइज। अब ज़्यादा हमें इन पे जोर नहीं देना चाहिए, जितने ऑलरेडी खोले हुए हैं उनसे ही जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं वो अचीव करने चाहिए। ये न हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के फेवर में है, न फॉरेस्ट हेल्थ के फेवर में है, न एनिमल कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जू ज़्यादा डिजायरेबल है। और अब मैं आपको फ्यू रिसर्च स्टडीज बता रहा हूँ जहाँ पे ये सब इल इफेक्ट्स को उजागर किया गया है। स्टडी ऑन कैप्टिव लाइन टेल्ड मकॉक। लाइन टेल्ड मकॉक आपका बहुत एक्सटिंक्ट स्पीसीज है और फाउंड इन वेस्टर्न घाट। तो स्टडी ऑन कैप्टिव लाइन टेल्ड मकॉक फाउंड rise in visitors number caused increased abnormal behavior like begging and self biting। उसको हम बैगर बना रहे हैं, विजिटर नंबर वो ज़्यादा देखता है तो वो बैगर की तरह बिहेव करता है और सेल्फ बाइटिंग बढ़ जाती है, अपने आप को काटने लग जाता है। इसी तरह से स्टडी ऑन औरांग उटन्स। औरांग उटन ये एक किस्म से चिंपांजी की तरह एक जानवर होता है। The study on orangutan found that increased visitors caused adults covering their head with paper sacks। वो पेपर सैक से कवर कर लेते हैं अपने हेड को, और जो बच्चे हैं इन्फेंट्स अप्रोचिंग एंड होल्डिंग ऑन टू एडल्ट, वो बच्चे एडल्ट की तरफ भागते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ। तो ये औरांगुटन्स का बिहेवियर आपको अबनॉर्मल बिहेवियर पाया जाता है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ विजिटर्स। सिमिलरली चिंपांजीज आल्सो शो अबनॉर्मल बिहेवियर। तो मल्टीपल स्टडीज इंडिकेट दैट जूज आर नॉट नीडेड। ये सारी स्टडीज का ये निचोड़ है कि जूज के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म से क्रूरलिटी है एनिमल्स के ऊपर। अब ये देखिए, ये लाइन टेल्ड मकॉक, ये सोलो लाइन टेल्ड मकॉक इन ए जू। ये छोटा सा केज्ड एरिया है, इसमें ये किस तरह से एक बड़ा असहाय होकर के ये देख रहा है कि मुझे यहाँ से निकालिए। और सोलो है ये, इसका पार्टनर भी नहीं है। अगर ये मेल है तो इसके लिए फीमेल नहीं है, फीमेल है तो इसके लिए मेल नहीं है। तो सोलो लाइन टेल्ड मकॉक को आपने एक छोटे से अनक्लोजर में रोका हुआ है, और इसके देखने से ही लग रहा है कि ये आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि मुझे यहाँ से निकालिए। तो इसकी देख करके मुझे एक खिलौना पिक्चर जो 1970 में आई थी संजीव कुमार की और मुमताज़ की, उसकी याद आ जाती है। तो खिलौना पिक्चर में जो संजीव कुमार एक्टर होता है, आजकल तो दुनिया में नहीं है, चले गए वो ऊपर, स्वर्गवास हो गया है। तो संजीव कुमार एक पागल आदमी का रोल करता है, और वो पागल आदमी को एक कमरे में रोक दिया जाता है, तो उसका इलाज कर रही होती है मुमताज़, और मुमताज़ उससे तंग होकर के वो छोड़ करके जा रही होती है उसे। तो वो एक गाना गाता है इस तरह से खिड़की में खड़ा होकर के कि कि खिलौना जानकर मेरा दिल तोड़ जाते हो।
तो वही देख करके मुझे याद आता है इसको कि ये सहाय हमारी वजह से ये सारी समस्याएं इन जानवरों को हो रही हैं। अब देखिए बैगिंग ओरांग उटन्स, तो ये बैग कर रहा है, ये बैगर किसने बनाया है? ये हम लोगों ने इसको बैगर बनाया है। क्या ये उचित है? इस तरह से हम लोग क्रूएलिटी इनकी तरफ कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर सोचिए। तो ये मेरा वीडियो था, हमें इस पे सोचना चाहिए क्या ये डिजायरेबल है? इस तरह से क्रूएलिटी जानवरों के प्रति क्या जूझ हमें और खोले जाने जरूरी हैं? एक तरफ फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होगा, दूसरी तरफ से जानवरों का हक मारा जाएगा। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। इसको आप भी इन चीज़ों को इसको फैलाइए इस बात को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो वेरियस एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है और उनके ज्ञानवर्धन के लिए ये मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर कोई टॉपिक लेके आऊँगा। नमस्कार।